अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा भी जवानों, आपको ना ये वीडियो अजीब लग रही है। प्रॉब्लम ये है कि मैंने जब ये लेक्चर 39 रिकॉर्ड किया ना, तो मुझसे गलती हो गई कि मेरे से ना वो माइक वाला पिन उतर गई थी, और पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कराने के बाद पूरी 1 घंटे की मेहनत करने के बाद जब मैंने देखा तो उसमें माइक ही नहीं था, यानी वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो अब खैर मेहनत तो मैंने की हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें लेक्चर पढ़ाते हुए लग रहा होता है हाँ ये बताना चाहिए, इसको ऐसे बताना चाहिए, तो मैं वही वाली वीडियो लेके चल रहा हूँ और उसके ऊपर ना फिर मैंने अलग से कमेंट्री कर दी है। स्क्रिप्ट लिखा हुआ होता तो मैं डबिंग कर देता, लेकिन स्क्रिप्ट थोड़ी है तो इसलिए मैं इसके ऊपर कमेंट्री कर देता हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों को पूरी वीडियो के साथ ही सारा लेक्चर इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हदीस सुना देता हूँ। जब हम लोग कोई भी पेपर तैयार कर रहे होते हैं ना, पेपर देना होता है, तो हम लोगों की कोशिश होती है कि जो सिलेबस का ज़्यादा वेट वाला एरिया है, जिसकी ज़्यादा वेटेज है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको ज़रूर तैयार करें। जैसे मिसाल के तौर पे रिपोर्टिंग के पेपर के अंदर C5 की बात कर रहा हूँ, कंसोलिडेशन में से 25 नंबर का सवाल आना ही आना है। अब अगर 50 नंबर भी आ सकता है, तो अगर कोई रिपोर्टिंग का पेपर तैयार करे और कहे कि मैं कंसोलिडेशन छोड़ देता हूँ, तो वो बेवकूफ़ी कर रहा होगा। तो इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा वजन, सबसे ज़्यादा वेट वो किस टॉपिक का है। तो उसी एतबार से एक हदीस सुनाता हूँ। तिरमिज़ी में रिवायत है 2003, सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मीज़ान में, ये मीज़ान वो है जिसमें आखिरत में हमारे अमाल तोले जाने, और आखिरत में ना अमाल तोले जाने, काउंट नहीं होने, तोले जाने। मीज़ान में हुस्न इखलाक से ज़्यादा, यानी जो इखलाक का हुस्न है, हुस्न इखलाक से ज़्यादा भारी कोई चीज़ न रखी जाएगी, और यकीनन अच्छे इखलाक वाला शख्स रोज़ेदार और नमाज पढ़ने वाले का दर्जा पा लेता है। रिप्लेस नहीं कर देता, दर्जा पा लेता है। क्योंकि जब हम लोग अच्छे इखलाक से पेश आएंगे तो उसका रिवॉर्ड इतना ज़्यादा है कि वो नवाफिल पढ़ने वाला, रोज़ा रखने वाला, उसके अल्लाह ताला सवाब तक पहुँचा देंगे। चलिए जी अब लेक्चर शुरू करते हैं। और मैंने आपको जो पिछली क्लास के अंदर जब लेक्चर 38 मैंने ख़त्म किया है, तो उसमें जून 22 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी किया था हमने, जिसमें सिर्फ ये जो के ही है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कैपम के ज़रिए भी, और जो आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी है उसके ज़रिए भी, ये हमने उसमें कवर किया था। तो इसको लेके अब इंशाल्लाह आगे चलते हैं। ये मैं पेज ऊपर करने की कोशिश कर रहा था, ये मुझसे हो नहीं रहा था, तो ये मैं भी खामोशी था इस टाइम में से। इस लेक्चर में ना इंशाल्लाह मैंने ये जो जून 22 का सवाल बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है, और इसके सारे पार्ट्स करने के बाद उनका एक रीकैप भी दिया है, यानी सारे पार्ट्स को आपस में रिलेट करने की भी कोशिश की है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है प्रैक्टिस के लिए, ये आपने भी ना बाद में इसको ज़रूर करना है। बहुत अच्छा सवाल है जून 22। जी, ये जो कैपम है ना, ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये बुनियादी तौर पे बनाया गया है इक्विटी मार्केट के लिए। जैसे इसकी मिसाल समझें कि जैसे वो होता है ना अनाज की बोरियां तोलने वाला कोई बड़ा सा तराजू। अब उस तराजू का जो पलड़ा है, उसकी जो शेप रखी गई होगी, उसके लिए जो उसके इर्द गिर्द जंजीरें लगाई गई होंगी, वो ये सोच के लगाई गई होंगी कि इसके ऊपर बोरी रखी जानी है। उस बोरी का वेट करने के लिए उसको डिज़ाइन किया गया है, कॉन्सेप्चुअली उसको डिज़ाइन करने के लिए, उसकी बोरी का वेट करने के लिए डिज़ाइन किया है। लेकिन है तो वजन नापने के लिए ना। हाँ, अगर उसमें कोई लिक्विड का वजन नापना चाहेंगे तो वो उसके लिए डिज़ाइन नहीं है, लेकिन अगर कोई सॉलिड है, इवन कि कोई बच्चे का उठा के भी हमने वजन करना है, तो उसको भी पलड़े में डाल के उसका भी वजन हो जाएगा, क्योंकि है बहरहाल वो तराजू वजन करने के लिए। तो ये जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, बुनियादी तौर पर ये बना हुआ है इक्विटी मार्केट के लिए। यानी अगर कोई इक्विटी होल्डर है, वो किसी कंपनी के ऑर्डनरी शेयर्स खरीदना चाहता है, और कैपम मॉडल उसको ये बताएगा कि जितना रिस्क इसके अंदर है उसके हिसाब से कितना रिटर्न कमाना चाहिए इसको। अच्छा, इक्विटी वाले को ना टेंशन होती है सबसे ज़्यादा, उसको लग रहा होता है कि मेरी बारी सबसे आखिर में आनी है, कंपनी अगर डूब गई तो जितने क्रेडिटर्स हैं, जितने भी लोन वाले लोग हैं, उनको तो पैसे मिल जाएंगे, मेरी बारी आखिर में आनी है, तो वो होता है परेशान। उसका रिस्क ज़्यादा होता है, और उसके इस रिस्क को शो कर रहा होता है बीटा, इसलिए इसको इक्विटी बीटा भी कहते हैं। ये भी मैंने शायद पिछली क्लास में बताई थी बात, तो उसको इक्विटी बीटा कहते हैं। तो कैपम बुनियादी तौर पे डिज़ाइन किया गया है इक्विटी बीटा वालों के लिए, इक्विटी इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसके अंदर जब कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का जो रिस्क है, जिसको बीटा कहते हैं, उस बीटा की वैल्यू डालते हैं, तो कैपम का फार्मूला बता देता है कि इससे कितना रिटर्न मिलना चाहिए। बुनियादी तौर पे तो ये इक्विटी के लिए है, लेकिन चूंकि इसका डिज़ाइन इस तरह का है कि इसमें अगर रिस्क की फिगर डालेंगे, रिस्क फ्री रेट, मार्केट रेट डालेंगे, तो ये रिक्वायर्ड रिटर्न बता देगा। तो इस डिज़ाइन को हम कॉन्सेप्चुअली डेट पे यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर कोई इन्वेस्टर है जो किसी कंपनी के डिवेंचर को खरीदना चाह रहा है, किसी कंपनी के बॉन्ड को खरीदना चाह रहा है, तो उस इन्वेस्टर को भी तो ये जानना हो सकता है ना कि अच्छा बॉन्ड है कि नहीं, तो वो इन्वेस्टर कैपम मॉडल यूज़ कर सकता है। फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि उस मॉडल में जो हम बीटा यूज़ करते थे अब तक, उसको नाम दिया था मैंने इक्विटी बीटा।
वो इक्विटी इन्वेस्टर की जो टेंशन है ना उसको शो कर रहा होता है। तो डेट इन्वेस्टर की भी तो टेंशन हो सकती है, जो कंपनी के डिवेंचर खरीद रहा है उसको भी तो टेंशन है ना कि मेरा पैसा डूब ना जाए कहीं। तो उसकी टेंशन को रिफ्लेक्ट करता है डेट बीटा कहते हैं इसको, जो बीटा के साथ ये छोटा सा डी लगा हुआ है। अभी कुछ देर बाद मैं इसको हाईलाइट भी कर दूंगा। ये उसके साथ डेट बीटा के साथ, ये बीटा का साइन है ग्रीक और साथ एक डी लिखा हुआ है, ये होता है डेट बीटा। तो इस डेट बीटा को रखेंगे उधर बीटा की जगह। और कॉन्सेप्चुअली ये जो ब्रैकेट के अंदर आर एम माइनस आर एफ है, तो ये जो आर एम है ना ये भी बॉन्ड मार्केट के मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न होना चाहिए। लेकिन आईकैप के सवालों में वही जो इक्विटी मार्केट वाला आरएम होता था वो चला लिया गया है। तो ठीक है, हम भी काम चला लेंगे, लेकिन बीटा ये डेट इन्वेस्टर की टेंशन को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो जब हम कैपम के फार्मूले के अंदर इक्विटी बीटा डालेंगे और इक्विटी मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न डालेंगे आरएम, तो वो उस शेयर का रिक्वायर्ड रिटर्न बनेगा। लेकिन अच्छा, बुनियादी तौर पे ये डिजाइन इक्विटी के लिए है, लेकिन अगर हम लोग डेट वाले को सामने रख लें, यानी अगर हम डेट इन्वेस्टर के लिए इसको यूज करना चाहें तो वो हो सकता है यूज, बस बीटा उसमें डेट वाला आ जाएगा और आरएम बॉन्ड्स डिवेंचर्स की मार्केट वाला रिटर्न होना चाहिए। लेकिन आईकैप के सवालों में चूंकि काम चला लिया हुआ है रेगुलर मार्केट रेट ऑफ रिटर्न से, तो हम फिर इसमें भी काम चला लेंगे। चलिए अब वापस ना जून 22 पे आते हैं। जून 22 का मैंने पार्ट बी कर लिया था, तो पार्ट बी से आगे चलते हैं, पार्ट ए पे आते हैं। पार्ट ए, कैलकुलेट द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल बॉन्ड्स। जो सीपी के अभी इस वक्त रिडीमेबल बॉन्ड हैं, ये मैं कुछ देर में ऊपर कर भी दूंगा स्क्रीन, लेकिन चूंकि मैं पूरे सवाल पर कमेंट्री कर ही रहा हूं तो आप बेशक ये जो अपनी बुक है उसको भी सामने रखें। अच्छा, वैसे मजे की बात, ये जो भी पियन आया ना पीछे पानी लेके, ये खालिद साहब, इत्तेफाक से ये इस वक्त वीडियो में जहां ये रिकॉर्ड हुए ना पानी लाते हुए, अभी जब मैं वॉइस रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो अभी भी ये पानी लेके जस्ट अभी पानी रख के गए हैं मेरे पास इत्तेफाक से। अच्छा, ये जो पार्ट ए है आप बेशक इसको अपनी किताब में साथ खोल के देख लेना, स्क्रीन पता नहीं शायद मैं थोड़ी देर में ऊपर करूँ। तो रिक्वायरमेंट ए में पूछा हुआ है कि जो सीपी सेंटोरस पाकिस्तान जो कंपनी का नाम है, इन्होंने जो अभी रिडीमेबल बॉन्ड इशू कर दिए थे फेज 1 के लिए 15 बिलियन रुपए के, ये सवाल के ऊपर तीसरे पैराग्राफ में कहीं लिखा होगा, उनकी करंट मार्केट वैल्यू बतानी है। उन बॉन्ड्स की इस वक्त मार्केट में क्या वैल्यू चल रही होगी, ये रिक्वायर्ड है। अच्छा, पिछली किसी क्लास में ना मैंने आपको सिखाया था, जब यील्ड कर्व सिखा रहा था, तो उसमें ये बात की गई थी कि डिवेंचर की मार्केट वैल्यू जानने का वो जो प्रेशर ग्रुप होते हैं ना, जो एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने मार्केट वैल्यू ऐसे जान के फिर वही सेट करवा दी होती है कि ये उस डिवेंचर से मिलने वाले कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, उनकी पीवी निकालते हैं, वो जो यील्ड कर्व दिया हुआ था। कॉन्सेप्ट क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो इसमें उन्होंने आपको इस बॉन्ड की, अब देखिए मैंने सामने पैराग्राफ कर दिया स्क्रीन में, सबसे ऊपर जो नजर आ रहा है आपको, फेज 1 ऑफ द स्ट्रेटजी, इसकी तीसरी लाइन में लिखा हुआ है कि कंपनी ने जब डिवेंचर इशू किया, जब फेज 1 कंप्लीट किया था, तो 15 बिलियन रुपए के 3% कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू किए थे और वो AAA रेटेड थे। क्रेडिट रेटिंग भी मैंने आपको यील्ड कर्व में बताई थी, ये AAA रेटेड थे। तो इनकी हमने करंट मार्केट वैल्यू बतानी है। अच्छा, अब सवाल में रिक्वायरमेंट से ऊपर ये जो आपको टेबल भी मैंने सामने किया हुआ है, डेट बीटा दिया हुआ है, इससे भी हिंट मिल रहा है कि हमने कैपम को यूज करके ये डिवेंचर्स वाले के ऊपर कैपम अप्लाई करना है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो इसको हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के फार्मूले में रखेंगे, इस डेट बीटा को, उससे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकलेगा और उससे इन बॉन्ड्स के मार्केट वैल्यू निकल आएगी। और जब मार्केट वैल्यू निकल आएगी तो फिर उसी रिक्वायरमेंट में अगला सेंटेंस ये है कि कंपनी की ओवरऑल गियरिंग रेशियो निकालनी है। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अब हम वही कैपम वाला फार्मूला लगा के रिक्वायर्ड रिटर्न निकालेंगे, आरएफ, डेट बीटा लिखेंगे अब हम, और साथ ब्रैकेट के अंदर वही आरएम माइनस आरएफ। आरएफ क्वेश्चन में दिया हुआ है 4%, ये देखें 4% अंडरलाइन किया हुआ इसको मैंने। आरएम 10% है। अच्छा, डेट बीटा चूंकि 0 है तो ये सारा पोर्शन 0 हो गया और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 4% आ गया। अब इस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से हम उन बॉन्ड्स के कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज को, फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करेंगे और उससे मार्केट वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, यहाँ ना मैंने ये जो ब्रैकेट ये लिखा नजर आ रहा है ना आपको ऊपर पैराग्राफ में, आफ्टर 10 years फ्रॉम नाउ जो लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट वाली चीज ये असल आईकैप के सवाल में नहीं थी। ये तो लिखा हुआ था कि बॉन्ड्स आर रिडीमेबल इन जून 2032, लेकिन आफ्टर 10 years फ्रॉम नाउ नहीं लिखा हुआ था।
तो मेरे ख्याल में शायद एग्जामिनर शायद लिखना भूल गया होगा या पता नहीं क्या, लेकिन ये शायद मेरा ख्याल है भूल गया लिखना। तो मैंने फिर सवाल में ना ये ब्रैकेट खुद ऐड कर दिया कि इसको हम यहाँ से 10 साल बाद रिडीम होना है। अच्छा, इसमें ना दो तरह से हम कर सकते हैं। इनमें आपको ये तो बताया जो टॉप पे लाइन नजर आ रही थी कि 15 बिलियन रुपए के डिवेंचर थे, बॉन्ड थे। ये नहीं पता कि एक की फेस वैल्यू कितनी थी, तो हमने टोटल मार्केट वैल्यू निकालनी है। हम ये भी कर सकते हैं कि जो बॉन्ड हैं हम अज्यूम कर लें कि 100 रुपए का है या इवन कि 1000 रुपए का है। जो आईकैप का सोल्यूशन मैंने पीछे शामिल किया हुआ है वो उसमें 1000 रुपए के हिसाब से हुआ था। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अज्यूम कर लें कि एक बॉन्ड की फेस वैल्यू 1000 रुपए है और हम उस एक बॉन्ड के हिसाब से मार्केट वैल्यू निकाल लें, और 15 बिलियन रुपए के बॉन्ड का मतलब है 15 मिलियन बॉन्ड 1000 रुपए का अगर अज्यूम करें, तो बाद में 15 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल रुपी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं कि हम अपनी कैलकुलेशंस के अंदर लेके ही टोटल फिगर्स को चलें। तो मैंने पीछे बुक में डाला हुआ है 1000 रुपए फेस वैल्यू के हिसाब से, यहाँ बोर्ड पे मैं आपको स्क्रीन पे मैं आपको पूरी अमाउंट लेके चल लेता हूँ। तो 15 बिलियन रुपए का 3% ये कूपन आ गया। इसके ऊपर कर लेते हैं एनवीटी डिस्काउंटिंग 4% के ऊपर। और ये 10% प्रीमियम के ऊपर रिडेम्पशन है, ऊपर सबसे टॉप पे जो लाइन आ रही है 10% प्रीमियम के ऊपर रिडेम्पशन होनी है। तो 15 बिलियन के ऊपर जब 10% लगाया तो वो 16.5 बिलियन बन गया। तो 16.5 बिलियन हमें 10 साल के बाद रिडीम होगा, उसके ऊपर सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग लगा ली 4% पे। ये पावर 10, तो इसका आंसर आ गया 14.80 बिलियन। ये पार्ट ए का पहला हिस्सा हो गया जिसमें बॉन्ड्स की जो कि अभी इस वक्त AAA रेटेड हैं, ये उनकी करंट मार्केट वैल्यू निकल आई। अब हमने वैल्यू तो निकाल ली, इसी को यूज करके और इक्विटी के साथ यूज करके तो गियरिंग रेशियो निकालने को कहा है। तो पार्ट ए का दूसरा हिस्सा है, हमने गियरिंग रेशियो निकालनी है। गियरिंग रेशियो निकालने के ना दो तरीके होते हैं, दो फार्मूले हैं, दोनों ठीक है। डेट ओवर इक्विटी भी हो सकता है और डेट ओवर इक्विटी और डेट का टोटल भी हो सकता है। दोनों बातें ठीक है, मैं दोनों से निकाल देता हूं आपको। ये 14.8 बिलियन ये डेट की वैल्यू आ गई, और उसके नीचे इक्विटी की वैल्यू, ये सवाल के तीसरे पैराग्राफ में दी हुई थी, इक्विटी की वैल्यू 48 बिलियन आ गई। इसका आंसर हो गया 30.83%। तो ये आंसर भी ठीक है। और एक और तरीका हो सकता है कि डेट ओवर इक्विटी और डेट दोनों का टोटल, तो ये भी सही होता है। इसका आंसर आ जाएगा 23.6। तो ये दोनों आंसर सही हैं। तो ये हमने पार्ट ए का ये ऑफिशियली सामने आंसर शो कर दिया। ये मैं बोर्ड पे अगर लिखता तो ये उसकी शक्ल बनती, राइटिंग थोड़ी सी बेहतर होती, लेकिन हो जाएगी इंशाल्लाह आदत मुझे। तो ये पार्ट ए का ऑफिशियल सोल्यूशन हो गया जिसमें हमने रिक्वायर्ड रिटर्न कैपम के जरिए निकाल के बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू निकाली और उसको यूज करके फिर गियरिंग रेशियो निकाली। ये पार्ट ए हो गया। और एक और इत्तेफाक की बात मैं ये जो चाय का घूंट लगाया ना, तो अभी ये दोबारा मुझे वॉइस ओवर के टाइम पे अभी चाय मिली है, और ये अभी मैंने चाय का घूंट भी लगा लिया। चलिए पार्ट ए से आगे चलते हैं। पार्ट ए और पार्ट बी डन, अब आते हैं पार्ट सी पे। पार्ट सी, अच्छा अभी ना मैं आपको सवाल की कहानी दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। हमने ये बिजनेस, हम ये सेंटोरस पासन के नाम से बिजनेस है, हमने बिजनेस शुरू किया था। अच्छा ये मैं ये बात पहले बोल देता हूँ जो बोर्ड पे दिखा रहा हूँ। मैंने सिर्फ आपको पार्ट ए और पार्ट बी का ऑफिशियली सोल्यूशन एक बार फिर दिखाया। अच्छा वापस आता हूँ। बिजनेस शुरू किया था, अच्छा चला था, लेकिन ग्रोथ के लिए फेज़ 1 ये था कि हमें जो ट्रांसपोर्ट वगैरह था वो हमने एक्वायर किया था। उसके लिए 48 बिलियन शेयर मजीद इशू करने पड़े थे और 15 बिलियन का कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करके लोन लिया था। फेज़ 2 के लिए हमें 20 बिलियन रुपए की मजीद बैंक लोन चाहिए और हमें एक और सारा रिटेल का नेटवर्क खरीदने लगे हैं। तो जो सवाल की रिक्वायरमेंट सी है
उसमें कहा हुआ है कैलकुलेट दी करंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर एम्बार्किंग ऑन फेज 2, यानी फेज 2 पे जाने से पहले जो अभी है, अभी क्या है 48 बिलियन इक्विटी है और 15 बिलियन रुपए के बॉन्ड हैं जिनकी मार्केट वैल्यू 15 बिलियन नहीं रही है, पार्ट ए में निकाल चुके 14.8 बिलियन है। तो उनको यूज करके कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। और साथ वो एक्सप्लेन कर रहा है कि जो पार्ट बी में आपने के निकाला है ना, वो के आपने 2 निकाले थे, एक आर्बिट्राज से था और एक कैपम से था। तो कैपम वाले को यूज करके चलना है जो कि 11.5% था। ये रिक्वायरमेंट सी में उसने खुद क्लियर कर दी है बात। तो के निकाल लिया पार्ट बी में। अब हम क्या करेंगे, हम केडी निकालेंगे। ये भी यील्ड कर्व वाला जब सवाल कराया था ना आपको 2 क्लास में पहले, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आखिरी शायद या उससे पहले, तो उसमें बताई थी ये बात कि जब हमने यील्ड कर्व से यानी इन्वेस्टर के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से मार्केट वैल्यू निकाल ली, अब उस मार्केट वैल्यू को 0 पे रखेंगे आउटफ्लो। उसके अलावा बाकी सारे जो कैश फ्लोज हैं नेट ऑफ टैक्स करके उसको हम लोग इनफ्लो रखेंगे और नेट ऑफ टैक्स, और फिर जो आईआरआर निकलेगा वो होगा कॉस्ट ऑफ डेट। और उसी में एक और चीज बताई थी कि अगर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वैसे ही एक सादे इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, जिसको मैंने यील्ड टू मैच्योरिटी का नाम दिया था, वो भी आईआरआर था लेकिन वो टैक्स इग्नोर करके था। तो अब पार्ट सी में चूंकि हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, तो उसके लिए के तो पार्ट बी वाला यूज करने लगे। केडी हमें कैलकुलेट करना पड़ा है। इसमें भी वही बात दोबारा करूंगा, केडी निकालने के लिए हम चाहें तो एक डिवेंचर को लेके चल सकते हैं, यानी एक डिवेंचर की मार्केट वैल्यू, उसके कैश फ्लोज और टोटल अमाउंट को भी लेके चल सकते हैं। निकालना तो आईआरआर है ना, तो मैंने सोल्यूशन पीछे एक डिवेंचर वाला डाला हुआ है, ये स्क्रीन पे मैं आपको कमाई लेके चल लेता हूँ। तो पार्ट ए में 14.8 बिलियन मार्केट वैल्यू निकाली थी, उसको 0 पे रखा। उसके बाद जो हर साल मिलने वाला कूपन है जो कि फेस वैल्यू का 3% कूपन है, उसको नेट ऑफ टैक्स किया, 29% टैक्स रेट है। और 10 साल के बाद रिडेम्पशन वैल्यू थी 16.5 बिलियन, ये वो रखा है। ये कैश फ्लोज हैं और इनका हमने अब आईआरआर निकालना है। और आईआरआर निकालने का चीतियां हो चुके हैं, वो आपने निकालने हैं, मैं नहीं निकाल रहा स्क्रीन पे, आपने निकालना है। 2 रेट्स लेंगे, उनका आईआरआर निकालेंगे और करना है आपने, ठीक है, सुस्ती नहीं करनी, आपने आईआरआर निकालना है। तो उस आईआरआर की वर्किंग का जो आंसर आया, तो मैं वो आईके वाला सोल्यूशन ही लिख देता हूँ, वो निकल आया 3.3%। ये केडी निकल आया जो कि 3.3% है इन कैश फ्लोज का आईआरआर। तो के 11.5% यूज हो गया, केडी ये 3.3% हो गया। और मार्केट वैल्यू ये अभी अभी हमने पार्ट ए निकाली थी जो सामने स्क्रीन पे भी नजर आ रही है, 14.8 बिलियन डेट की वैल्यू है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। और इक्विटी सवाल के तीसरे पैराग्राफ में 48 बिलियन दी हुई है इसने। तो इनको यूज करके अब हम वैक निकाल लेते हैं। के 11.5% आ गया, इक्विटी का वेट हो गया 48 बिलियन डिवाइडेड बाय इक्विटी और डेट दोनों, यानी 48 और 14.8, तो ये बन गया 62.8। साथ ही केडी लिखा, डेट का वेट आ गया 14.8 बिलियन और डिवाइडेड बाय 62.8 बिलियन, तो यहां से वैक निकल आएगा 9.6%। ये करंट वैक निकल आया जो सवाल की सी रिक्वायरमेंट है। ये उसको मैंने जूम आउट करके तो ये रिक्वायरमेंट सी की ऑफिशियल शक्ल आपको दिखा दी।
ये ना मैंने अपनी तरफ चाय पीने की ब्रेक ली हुई थी और मैं पॉज करना भूल गया था, तो ये मुझे याद आया तो मैंने पॉज की वीडियो। तो अब ये चाय मैंने पी ली थी और दोबारा पढ़ाना शुरू किया। जी, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी डन। पार्ट डी, ये जो पार्ट डी है ना, ये मैंने आपको भी पढ़ाना है। ये अगले को 2-3 लेक्चर्स में आपको नजर आ जाएगी ये चीज़। जब हम सेकंड फेज में चले जाएंगे, यानी फेज 2 ले लेंगे, और उसमें हम एक रिटेल आउटलेट्स का चैनल है वो खरीद लेंगे, जिसके लिए अभी हमने नया लोन लेना है। तो उसमें ये मेरा ख्याल है चौथा पैराग्राफ था शायद, तो उसमें ना एक 2.2 समथिंग बीटा का जिक्र किया हुआ है, ये हमने भी पढ़ना है। तो जब पार्ट डी सॉल्व कर लेंगे, पार्ट डी अब पढ़ने के बाद, अभी नहीं मैं करने लगा, जब पढ़ा दूंगा ये, उसके बाद आप कर पाएंगे इसको सॉल्व। मैं नहीं करूंगा, आप ही सॉल्व तौफीक कर पाएंगे। तो पार्ट डी के अंदर केई नया निकलेगा, चूंकि बीटा चेंज हो जाएगा ना, तो केई नया निकलेगा। ये जिन लोगों ने अभी रिसेंटली कहीं एमएफए पढ़ा हुआ है, तो वो ये चीज़ें पढ़ चुके हुए हैं कि बीटा चेंज होता था तो केई दोबारा निकालना पड़ता था। तो ये बीटा चेंज होने से, ये चलो मैंने भी पैरा सामने खोल भी दिया, ये सामने जो पैरा नजर आ रहा है इसकी 5वीं लाइन में लिखा हुआ है बीटा इज 2.23। तो ये हमने अभी सीखना है। जब ये सीख लेंगे तो फिर पार्ट डी सॉल्व होगा और उससे बीटा चेंज आना है और नया केई निकलना है। तो पार्ट डी के अंदर उसने नया केई निकालने को कहा है। चलिए पार्ट ई पे आते हैं। ये जो पार्ट ई है ना, इसमें उन्होंने कहा है, ये ऊपर सवाल में ये उतनी क्लैरिटी के साथ बात नहीं लिखी हुई, लेकिन बस एक कॉन्टेक्स्ट उन्होंने पार्ट ई में खुद क्रिएट कर दिया। इन्होंने कहा कि जब हम नया बैंक लोन लेंगे 20 मिलियन का, तो जब कोई भी कंपनी डेट और लेती है तो डेट इन्वेस्टर्स को भी टेंशन शुरू हो जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा लोन लेते जाएंगे तो जिन्होंने पहले ही लोन दिया हुआ है उनको भी घबराहट शुरू हो जाएगी। तो जब कोई कंपनी ज़्यादा लोन लेती जाएगी तो उसकी क्रेडिट रेटिंग अफेक्ट हो सकती है। तो रिक्वायरमेंट ई में लिखा हुआ है कि अगर कंपनी की क्रेडिट रेटिंग बैंक लोन लेने से AAA से चेंज होकर ए पे आ जाए, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो भी पहले वाले हैं उनकी मार्केट वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, ये रिक्वायरमेंट ई में उन्होंने पूछा हुआ है। एक्सप्लेन विद रेलेवेंट कैलकुलेशंस, तो कैलकुलेट भी करना है और उसकी अंग्रेजी में थोड़ी सी वजाहत भी करनी है। तो ये मैंने आपको यहाँ पार्ट ए दोबारा खोल के दिखाया है कि अभी इस वक्त जब AAA रेटिंग थी तो रिक्वायर्ड रिटर्न 4% था, क्योंकि डेट बीटा 0 था और मार्केट वैल्यू 14.8 बिलियन निकली थी। लेकिन अब जब कंपनी की रेटिंग चेंज हो जाएगी तो डेट बीटा 0 की बजाय 0.25 हो जाएगा। तो हमें ये जो लास्ट टेबल में आ रहा है रिक्वायरमेंट से जस्ट ऊपर, तो हमें ना फिर डेट बीटा चेंज होने की वजह से रिक्वायर्ड रिटर्न दोबारा निकालना पड़ेगा और दोबारा निकालने के लिए इन्हीं कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करेंगे। अब मैं ना ये दोबारा से सॉल्व नहीं कर रहा, ये प्लीज 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 आपने खुद लेक्चर पॉज करके बेटे करना है पार्ट ई सॉल्व इसका। ये मैं और अज्यूमिंग कि आपने कर लिया, हाँ ये देखो प्लीज कहा मैंने अभी, तो आपने ना ये खुद बेटे सॉल्व करना है। चलो कर लिया आपने सॉल्व। अब मैं पार्ट ई का ना सामने सोल्यूशन डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि मैं सिर्फ आपको आंसर डिस्कस कर दे रहा हूं तो मैं यहीं साथ ही कर देता हूं। तो पार्ट ए में जहां डेट बीटा 0 था, अब वो डेट बीटा 0.25 हो गया। आरएम डेट बीटा वाला होना चाहिए था, डेट मार्केट वाला नहीं है, तो गुजारा चलाओ हमने वही 10% यूज कर लिया जो उन्होंने इक्विटी के लिए यूज करना था। तो इसका आंसर आ जाएगा 5.5%। यानी रेटिंग AAA थी तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 4% था, रेटिंग कम होके जब सिंगल ए बन जाएगी तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बन जाएगा 5.5। अब जैसे हमने पहले मार्केट वैल्यू निकाली थी वही कैश फ्लोज हैं और बस अब 4% की जगह 5.5 रख लेना है। तो जो आंसर है वो 14.8 बिलियन की जगह 13.05 बिलियन आ जाएगा। तो ये पार्ट ई सॉल्व हो गया। अच्छा, एक्सप्लेन करने को कहा था साथ, तो एक्सप्लेन करने का जवाब ये है कि हम यही बात जो की है ना, जो मैंने आपको समझाई, यही बात हम इंग्लिश में लिख देंगे कि एक लोन और लेने से जब कंपनी में क्रेडिट का बोझ बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्रेडिट रेटिंग डाउन हो जाएगी, यानी इन्वेस्टर्स का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो बढ़ जाएगा, जो कि डेट बीटा के बढ़ने से शो हो रहा है। तो जब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ गया 4% की जगह 5.5% आ गया, तो उसकी डिस्काउंटिंग करने से इन बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू 14.8 बिलियन से कम होकर 13.05 बिलियन बन गई। तो ये हमने अंग्रेजी में बता दिया। अच्छा, अब आते हैं रिक्वायरमेंट एफ पे। ये रिक्वायरमेंट एफ पे वीडियो के अंदर हो सकता है आपको ज़्यादा लंबी बात लगे और मेरी अभी वॉइस कम लगे। मैंने शायद वहाँ 2 दफ़ा एक्सप्लेन किया होगा, यहाँ मैं शायद 1 दफ़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँगा, लेकिन चीज़ मैं वही बता रहा हूँ आपको वॉइस में भी। इसके ना सवाल के हम पैटर्न को दोबारा देखते हैं। अभी इस वक्त इस बिजनेस ने फेज़ 1 कंप्लीट कर लिया हुआ है। फेज़ 1 ये था कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए जो ठंडी गाड़ियाँ होती थी वो हमने खरीद ली थी
और उसके खरीदते खरीदते शेयर इशू करने की वजह से 15 मिलियन के बॉन्ड इशू करने की वजह से तो ये हमारा इक्विटी 48 बिलियन पे और जो कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर दिए थे 15 बिलियन के यहाँ पर आ गए थे। तो जो पार्ट ए, बी और सी था ये फेज 1 के हालात के हिसाब से था। पार्ट ए में कहा हुआ था कि फेज 2 में जाने से पहले यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड हम इशू कर चुके हुए हैं, उन बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू बता दें, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से मार्केट वैल्यू निकाली, मार्केट वैल्यू निकल आई तो गेयरिंग बता दें। रिक्वायरमेंट बी में उसने वही एग्जिस्टिंग यानी फेज 2 में जाने से पहले के केई निकलवाए, क्योंकि आर्बिट्राज भी टेस्ट की थी तो उसने आर्बिट्राज से भी निकलवा लिया, लेकिन ऑनवर्ड इस्तेमाल के लिए उन्होंने कहा कि कैपम वाला यूज करना है, कैपम से भी निकाल लिया। अब पार्ट ए और पार्ट बी में हमने जो एग्जिस्टिंग यानी फेज 1 के बाद मतलब फेज 2 शुरू करने से पहले का केई और केडी निकाला, मार्केट वैल्यूज पार्ट ए में निकाल चुके थे, उनको यूज करके वैक लिया। लेकिन रिक्वायरमेंट डी में जब फेज 2 में चले जाएंगे तो उससे बीटा चेंज हो रहा है, बीटा चेंज होगा तो केई चेंज होगा। तो वो जो मैंने पार्ट सी के अंदर 11.5% केई यूज किया था, पार्ट डी में, पार्ट डी चौथे पार्ट में केई चेंज हुआ, वो हमने पढ़ना है अभी। फिर पार्ट ई के अंदर केडी भी चेंज हुआ, क्योंकि रेटिंग ट्रिपल ए से कम होकर ए पे आ गई, तो उससे क्या हुआ कि केडी वैल्यू चेंज हो गई। जब वैल्यू चेंज हो गई यानी मार्केट वैल्यू चेंज हो गई रिक्वायर्ड रिटर्न चेंज होने से, तो अब जब आप जीरो के ऊपर 14.8 बिलियन की बजाय 13.05 बिलियन लिखेंगे और फिर इन कैश फ्लोज का आईआरआर निकालेंगे तो केडी भी चेंज आएगा ना, तो केडी भी चेंज हो गया जो कि पार्ट ई से निकल आया। पार्ट डी से नया केई निकलेगा और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं ये रेड में ये साथ इसके आंसर भी पार्ट एफ के लिख रहा हूं, आप तो दोबारा ही सॉल्व करेंगे। तो केडी आ गया है 4.64%, ये नया केडी आ गया। क्यों नया आया? क्योंकि डेट बॉन्ड की वैल्यू 14 की बजाय 13 हो गई, तो केडी अब 4.64 बन गया। और पार्ट डी के अंदर जो कि हमने पढ़ना है अभी, पार्ट डी के अंदर केई भी रिवाइज हुआ था, वो आप जब पार्ट डी वाली चीजें पढ़ लेंगे तो वो आप खुद कर लेंगे। तो उसका आंसर आ रहा है वो, अब मैं आंसर पार्ट एफ का वैक कैलकुलेट करता हूं तो फिर मैं वो लिखता हूं यहां पर आंसर। अब मैं पार्ट एफ का वैक कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। तो पार्ट ए बी सी ये फेज 1 के बाद वाले हालात थे और पार्ट डी ई एफ ये फेज 2 शामिल करने के बाद वाले हालात हैं। तो ये 11.5 मैंने अभी गलती से लिख दिया, मैं चेंज करता हूं उसको। तो पार्ट डी में जो केई नया निकाला, ये मैं बात पहले आपको समझा चुका हूं अभी वॉइस में, जो इसमें मैं बता रहा हूं। ये मैं वही वाला एक्सप्लेन कर रहा हूं जो मैं आपको पहले बता चुका हूं पार्ट डी के बारे में। जी, तो ये पार्ट डी वाला जो आंसर है ना, जो आपको भी नहीं पढ़ाया, ये पार्ट डी वाला आंसर लिख रहा हूं मैं, 16.54% बनता है वो। इक्विटी, अच्छा इस सवाल में ना एक फ्लॉ है, वो आपको अभी तो शायद समझ नहीं आएगा, जब वैल्यूएशन पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगा। इक्विटी की वैल्यू भी बदल जानी थी, क्योंकि जब केई बदल रहा है ना तो इक्विटी की वैल्यू भी बदलनी थी, लेकिन हमारे पास डाटा नहीं था, इसलिए मजबूरन 48 बिलियन को ही यूज करना पड़ रहा है। तो अब हम जब नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो 48 बिलियन इक्विटी आ गई, और ये जो डेट 33.05 है ना, सवाल में ना एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि जो हमने नया 20 मिलियन का बैंक लोन लेना है उसका केडी वही होगा जो बॉन्ड्स का होगा। तो जब दोनों का केडी ही सेम होना है तो इसलिए हम दोनों डेट्स को साथ मिला लेते हैं। तो 20 मिलियन का लोन है और 13.05 ये हमने इन बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू निकाली है, तो 20 और 13.05 बन गया 33.05। तो 33.05 को हमने और अब ये जो केडी है 4.64 दोनों का सेम है, इसलिए डेट को मिलाया, तो इनका वेट आ गया 33.05 न्यूमरेटर में और वही नीचे डिनोमिनेटर आ गया। तो नया वैक निकल आया 11.69%।
और अब मैंने ना ये सारा अभी कुछ देर में, ये जो आप अगली डिस्कशन सुन रहे हैं, मैं सारा रिकैप दे रहा हूँ। ये वही है जो मैं आपको अभी कुछ देर पहले बता चुका हूँ कि पार्ट ए बी सी ये फेज़ 1 के हवाले से है, और जो पार्ट डी ई एफ है ये फेज़ 2 के हवाले से है। तो ये आप ना सवाल, ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा सवाल है। तो आपने इस सवाल को ना दोबारा करना है जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जब भी कभी रिवीजन करने लगेंगे, तो ये सवाल आपने ज़रूर करना है। ये मैं वही सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मैं आपको अभी वॉइस ओवर में सारा कर चुका हूँ। ये मैं उसी वही रिपीट कर रहा था जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले कर चुका हूँ बात सारी। अच्छा, अभी तक ना आपको स्टॉक मार्केट डिसीजन पढ़ा रहा था, इसमें हम लोग देख रहे थे कि जो स्टॉक मार्केट है उसमें इन्वेस्टर ने अगर ये फैसला करना है कि वो शेयर्स खरीदे, तो ये आइसोलेशन में हम देख रहे थे। अब तक आइसोलेशन थी कि जैसे वो 37 लेक्चर में शायद मेरा ख्याल में मैंने बताया होगा, जो हमने दिसंबर 9 का सवाल किया था कि शेयर ए में इन्वेस्ट करें या ना करें, शेयर बी में इन्वेस्ट करें ना करें, जो अंडर परफॉर्मिंग शेयर हैं उनको हम साइड पे कर रहे थे, अच्छे वालों को रिटेन कर रहे थे। तो उसमें हम लोग कैपम का इस्तेमाल कर रहे थे उन शेयर्स को बस ये देखने के लिए कि इनको रखें या रहने दें, यानी इनको हमने इंडिविजुअली, हमने आइसोलेशन में इनके बारे में देखना था कि इनको रिटेन करना है या छोड़ना है, कंपैरिजन नहीं किया था। अब अगर कंपैरिजन करना पड़े तो कंपैरिजन का हल क्या होगा, ये मैं अभी जब स्क्रीन पे लिखूंगा ना तो फिर मैं इस बारे में बोलता हूँ बात। तो हमने कंपेयर करना है ना, ये मुझे लगता है मैं ना वो वही सवाल जो किया हुआ है वो शायद मैं एक दफ़ा पिक्चर और दिखा रहा था उसकी।
चलें अब अगली बात करने लगा हूँ। जब हमने कैपम को यूज़ किया ना ये जानने के लिए कि कंपनी ए के शेयर में इन्वेस्ट करें ना करें, तो उसका एक तरीका था कि एक्सपेक्टेड रिटर्न को उसके रिक्वायर्ड रिटर्न से कंपेयर किया। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा था तो अच्छी बात है, अच्छा शेयर था। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न कम था यानी जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा तो फिर अच्छा शेयर नहीं था। मिसाल के तौर पे कंपनी ए का शेयर था, उसका एक्सपेक्टेड 18% है, कैपम 16% है, ठीक है अच्छा शेयर है, रख लेते हैं। कंपनी बी एक्सपेक्टेड 22% है, कैपम 21% है, ये भी ठीक है। तो कैपम में अभी तक जो 2 लेक्चर्स में हमने सवाल किए इसमें हम इंडिविजुअली शेयर्स को असेस कर रहे थे कि इनमें पैसा लगाएं कि ना लगाएं। लेकिन अगर इनमें से चूज करना पड़ता यानी हमें चुनना पड़ता कि ए बेहतर है या बी बेहतर है, तो उसमें फिर कैपम हमें कैसे सपोर्ट करता। अब इसमें हमने कंपैरिजन करना है ना, अगर तो कंपैरिजन में हम ये तो नहीं कर सकते कि 18 और 22 को कंपेयर कर लें, तो हमें देखना पड़ेगा कि ए कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर है या बी ज़्यादा बेहतर है। तो ए 2% ज़्यादा अच्छा था बी से। 2% ज़्यादा अच्छा से मुराद ये है कि ए जितना मिलना चाहिए उससे 2% ज़्यादा कमा रहा था और बी जितना मिलना चाहिए उससे 1% ज़्यादा अच्छा कमा रहा था। तो इसका मतलब ए कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर था। तो उस 2% और 1% को अल्फा वैल्यू कहते हैं। तो ये अल्फा वैल्यू के बारे में मैंने ये अंग्रेजी लिखी हुई है जो आपको यहाँ हाईलाइट करके कहा है पढ़ लें। तो अगर हमें कैपम को यूज़ करके शेयर्स में से चूज़ करना पड़े तो अल्फा वैल्यू निकालना एक तरीका हो सकता है। अच्छा ये डब्बे में ना मैंने एक नोट लिखा हुआ है, ये जिसको मैंने अभी एरो लगाया है, ये आपको मैं वैल्यू से समझाता हूँ फिर यहाँ से पढ़ाऊंगा। ये भी स्क्रीन पे मैं वैल्यू लाता हूँ ना फिर बोलता हूँ मैं। अगर एक बॉन्ड है जिसका हम लोग YTM निकालना चाह रहे हैं तो जीरो पे उसकी मार्केट वैल्यू को आउटफ्लो दिखाएंगे और उसको मैंने कहा कि फर्ज करेंगे पार वैल्यू 100 रुपये अगर पार वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू भी उसकी 100 है, मतलब पार वैल्यू। एंड पे रिडीम भी पार पे होना है वही 100 और जितने साल हैं बीच में उसमें हर साल कूपन मिलना है लेट से 7 रुपये 7%। अच्छा मैंने ये नहीं कहा कि करंट मार्केट वैल्यू और रिडेम्पशन वैल्यू बराबर है, मैंने कहा है बराबर है और वो फेस वैल्यू के बराबर है। वरना ये भी तो हो सकता था ना कि मार्केट वैल्यू 110 है और रिडेम्पशन के ऊपर भी 110 है, तो ये बात नहीं है। बराबर तो हों लेकिन दोनों पार वैल्यू के बराबर हों, मार्केट वैल्यू भी और रिडेम्पशन ये दोनों पार वैल्यू के बराबर हों। तो फिर जब हम इसका YTM निकालेंगे, YTM ये बात आपको ये नोट जो मैंने वहाँ डब्बा बताना शुरू किया था ना, ये सिर्फ कुछ सवालों में काम आ सकता है टाइम बचाने के लिए। तो अगर हम इस शक्ल के कैश फ्लोज का YTM निकालें तो वो कूपन रेट के बराबर ही आ जाएगा। सिंपल मैथ है ये, तो ये कूपन रेट के बराबर ही आ जाएगा। ये मैंने उस डब्बे के अंदर लिखा हुआ है। ये देखें डब्बे के अंदर लिखा हुआ है जो एरो लगाया हुआ है जिसको बोल्ड करके। अच्छा अब ना एक सवाल और अच्छा करते हैं, लेकिन ये सवाल ना आपने करना है। मैं इसको सिर्फ ज़बानी डिस्कस करके छोड़ रहा हूँ, कर रहा हूँ मैं सारा डिस्कस, लेकिन प्लीज़ आपने ज़रूर करना है ये सवाल। ये आपको क्लास तक समझें, होमवर्क समझें, लेकिन आपने सवाल करना है। ये है जी समर 2005 अटेम्प्ट का सवाल है, आज़ाद टेक्सटाइल लिमिटेड के नाम से है। क्या इसमें हमने अपने एम्प्लॉइज़ के लिए पैसा जमा करके रखा हुआ है और वो हमने फंड में दिया है और उस फंड ने वो पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। अभी इस वक्त हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 116 मिलियन की है। ये रुपीज़ क्योंकि 1000 में है तो ये 116 मिलियन बन गया। इस 116 मिलियन का ब्रेकअप ये है कि हमने कुछ पैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किए हुए हैं, वहाँ से 12% रिटर्न कमाते हैं। कुछ हमने कॉर्पोरेट TFCs, ये TFCs बॉन्ड्स डिवेंचर सब एक ही बात होती है। कॉर्पोरेट मतलब जो कंपनीज के होते हैं। 20 मिलियन इनमें इन्वेस्ट किया हुआ है, यहाँ से 10% कमाते हैं। फिर कुछ बैंक्स के साथ पैसे, टर्म डिपॉजिट ये फिक्स ही होता है, तकरीबन फिक्स टर्म के लिए होता है, वहाँ पैसे जमा कराए हैं, वहाँ से 9% कमाते हैं। 35 मिलियन वहाँ रखा हुआ है और 10 मिलियन तकरीबन ये हमने कुछ बैंकों के पास ही सेविंग अकाउंट में रखे हैं, या हो सकता है कोई नेशनल सेविंग स्कीम्स हो। तो इस तरह से 116 मिलियन हमारा अभी इसमें इन्वेस्टेड है। ये आप सवाल पूरा पढ़ लें, मेरे ख्याल में वीडियो में खामोश है इसलिए हूँ कि आप लोग सवाल पढ़ रहे हैं।
मैंने वही समझाया अभी जो। अच्छा, अब इनको किसी सियाने ने मशवरा दिया है कि एम्प्लॉइज़ ने चूँकि एतराज़ किया था, तो फिर इनको किसी सियाने ने मशवरा ये दिया है कि आप लोग इस पैसे को ना किसी अच्छी जगह लगाएं। तो अब ट्रस्टीज़ ने फैसला कर लिया है कि जो 116 मिलियन है उसमें से 25%, 116 में से 25%, लेट से 30 मिलियन हो गया, लेट से। अब इस 30 मिलियन रुपीज़ को हमने लिस्टेड कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करना है, जो 60% है। 116 मिलियन का 60%, लेट से 70 मिलियन, वो 70 मिलियन रुपए हमने डेट यानी डिवेंचर्स वगैरह में इन्वेस्ट करना है, और जो बाकी 15% रह जाएगा वो फिर हमने ये बैंकों के पास कहीं रख देना है। मनी मार्केट ये बैंकों के पास जमा करने को कहते हैं। ये अब फैसला हो गया। अब इसके हवाले से फॉलोइंग डिटेल है। नंबर 1, लिस्टेड कंपनीज की डिटेल है। अच्छा, देखें इसमें क्या है। वो जो हमने 30 मिलियन, 116 मिलियन का 25%, मिसाल दे रहा हूँ 30 मिलियन, उस 30 मिलियन को जो हमने ऑर्डिनरी शेयर्स में इन्वेस्ट करना है ना, तो ये उसको मजीद तोड़ा हुआ है। यानी उस 30 मिलियन का, 30 मिलियन अंदाजा बोल रहा हूँ मैं, 30 मिलियन का 40% ऑयल एंड गैस सेक्टर में, 30% सीमेंट सेक्टर में, 30% फर्टिलाइजर सेक्टर में, और हर सेक्टर की 2-2 कंपनीज आपको दी हुई हैं। ये हर सेक्टर की तकरीबन आपको 2 कंपनीज दी हुई हैं। हमने करना क्या है कि हर सेक्टर की 2-2 कंपनीज में से एक कंपनी चुननी है। ये सबसे ऊपर लाइन भी जो बोर्ड पे स्क्रीन पे लिखी नजर आ रही है, हमने हर सेक्टर की कंपनीज में से एक चुननी है। ए और बी में से एक, सी और डी में से एक, ई और एफ में से एक। अब इसको कैसे चुनना है? टेबल के डाटा से पता चल रहा है कैपम का सवाल है। अच्छा, कैपम का सवाल है और हमने ए और बी में से एक चुनी है, तो कंपैरिजन आ गया। तो आपको इस वक्त सवाल में देखें बीटा भी दिया हुआ है, तो इसे कैपम निकल सकता होगा। ये जो डिविडेंड दिया हुआ है, ये डिविडेंड यील्ड नहीं है, ये डिविडेंड है जस्ट। तो डिविडेंड जब भी परसेंटेज होती है तो वो फेस वैल्यू का परसेंटेज होती है। फेस वैल्यू 10 रुपये टेबल के नीचे लिखा हुआ है। तो 45% डिविडेंड मतलब 4.5 रुपये, 10 रुपये का 45% डिविडेंड है। तो ए का डिविडेंड जो साल बाद होगा 4.5 रुपीज़, बी का 6.6 रुपीज़, सी का 1.4 रुपीज़, डी का 0, ई का 29% ऑफ 10 मतलब 2.9 रुपीज़, एफ का 3.6 रुपीज़। ये D1 हो गया। करंट प्राइस P0 हो गई, और फोरकास्टेड फेयर वैल्यू आफ्टर 1 ईयर ये P1 हो गई। तो P1, P0, D1 यहाँ से एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलेगा, बीटा है यहाँ से कैपम रिटर्न निकलेगा। और चूंकि हमने कंपैरिजन करना है, यानी ए और बी में से एक चुनना है, सी और डी में से एक चुनना है, तो उससे हमने इन 6 कंपनी में से 3 चुन ली अल्फा वैल्यूज की बेस पे। अब आते हैं डेट सिक्योरिटीज़ पे। तो डेट सिक्योरिटीज़ के बारे में जो 70 मिलियन कैसे, 116 मिलियन का 60%, मैंने मिसाल ली थी कि 70 मिलियन बनता है। उस 70 मिलियन में से आधा 50% कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज AA रेटेड, TFC A, TFC B, इनमें लगाना है, इनमें से किसी एक में। और जो 50% यानी 35 मिलियन रुपए है वो Y और Z, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, इन दोनों में से किसी एक में लगाना है। अच्छा, आप देखें अगेन यहाँ पर भी कंपैरिजन आ गया, चूज करना है। लेकिन अब ये डेट है, तो जैसे शेयर्स में हमने अल्फा वैल्यू के बेस पे निकाला था, यहाँ भी निकलना चाहिए। लेकिन जहाँ पर एक निस्बतन आसानी ये हो जाएगी कि ये जो AA रेटेड हैं दोनों, A और B, TFC दोनों AA रेटेड हैं। चूंकि दोनों ही AA रेटेड हैं, तो इसलिए इनके तीनों ही AA रेटेड हैं, तो इसलिए इनमें जो रिक्वायर्ड रिटर्न होगा वो सेम होगा। क्योंकि तीनों AA रेटेड है ना, तो इनकी फिर जब रेटिंग सेम है तो इसका मतलब है रिक्वायर्ड रिटर्न भी सेम होना चाहिए। अब ये तीनों नहीं, ए और बी दोनों की रेटिंग सेम है, AA रेटेड, तो इनकी फिर रिक्वायर्ड रिटर्न सेम है। अब रिक्वायर्ड रिटर्न तो सेम है, तो फिर अगर हम इनके एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लें, तो जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा होगा तो उसका मतलब वो ज्यादा अच्छा है। इसी तरह Y और Z दोनों चूंकि गवर्नमेंट बेस्ड हैं, तो दोनों के रिस्क सेम हुए। जब दोनों के रिस्क सेम है तो इसका मतलब दोनों के रिक्वायर्ड रिटर्न भी सेम है। तो Y और Z में भी जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा होगा वो बेहतर होगा। अच्छा, डिबेंचर्स का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है? ये यील्ड कर्व वाला जो लेक्चर था जिसमें मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ाया था, वहां एक बात बताई थी, बेशक दोबारा देख लेना, कि जो YTM होता है, यील्ड टू मैच्योरिटी, वो यही होता है कि कोई आम सा इन्वेस्टर अगर आज डिबेंचर में इन्वेस्ट करे, आज इतने रुपए का अगर वो डिबेंचर खरीदता है, तो इतने रुपए का डिबेंचर खरीदने में वो कितना रिटर्न उसको मिलता नजर आ रहा है, कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो हमने इन चारों में से ए और बी में से एक चुनना है, Y और D में से एक चुनना है। और चूंकि इनकी एक क्लास वालों की रिक्वायर्ड रिटर्न सेम है, क्योंकि रिस्क सेम है, तो हमने सिर्फ इनके एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने हैं, या नहीं हमने इनके YTM निकालने हैं। तो इन चारों के YTM निकलेंगे। ए और बी में से जिसका YTM ज्यादा होगा वो बेहतर है, Y और Z में से जिसका YTM निकलेगा ज्यादा वो बेहतर है। तो इसकी बेस पे हम डिबेंचर्स का फैसला करेंगे, और बाकी जो पैसा बच जाएगा वो बैंकों के साथ रख देंगे। रिक्वायरमेंट ए में उन्होंने यही कहा है सॉल्व करने को कि आप रिवाइज पोर्टफोलियो बना दें, 116 मिलियन के 3 टुकड़े कर दें, इक्विटी सिक्योरिटीज में, डेट सिक्योरिटीज में और बैंकों के पास, और आगे उनके सामने उनके रिटर्न्स लिखते हैं। अच्छा, कौन से रिटर्न? इक्विटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न, वो जो P1, P0, D1 से निकाला, ये इस शक्ल के बनेंगे। और डेट के एक्सपेक्टेड रिटर्न वही जो YTM है। तो 15 नंबर के पार्ट ए के अंदर हमने 116 मिलियन का ब्रेकअप बनाना है, इक्विटी में, डेट में, आगे उनकी वैल्यू और उनसे मिलने वाले रिटर्न निकले हैं तकरीबन इसी फॉर्मेट में जो सवाल के शुरू में आ रहा है। और पार्ट बी में उसने पूछा हुआ है कि आप जरा ब्रीफली बता दें कि जो पहले पोर्टफोलियो था और जो अब पोर्टफोलियो है, उनके रिस्क और रिटर्न के ऊपर डिस्कशन कर दें। तो जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो था, चूंकि उनमें रिस्क कम थे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी, बैंक के पास पैसे रखे हुए थे, तो उनमें रिस्क कम थे और उनमें रिटर्न भी कम आ रहे थे। लेकिन अब हमने अपनी इन्वेस्टमेंट
AA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में की है, फिर 25% इक्विटी सिक्योरिटीज़ में की है, तो उनमें रिस्क ज़्यादा है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा है। तो ये ब्रीफ डिस्कशन हो गई ये पार्ट बी की। लेकिन यार ये सवाल ना आपने खुद लाजमी सॉल्व करना है, आपका ये सवाल खुद लिख के सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। मैंने डिस्कस तो कर दिया है, तो ठीक है जी, अब अल्लाह हाफिज़।